वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्तोत्तर काल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा वर्धन साम्राज्य, पाल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, चोल साम्राज्य जो 9वीं से 12वीं शताब्दी। एक तो चोल साम्राज्य आते हैं संगम युग के अंदर और फिर चोलों का उदय होता है 9वीं से 12वीं शताब्दी में। फिर आते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश, सेन वंश, कश्मीर के कुछ राजवंश और राजपूत वंश, चौहान वंश, परमार वंश और चंदेल वंश। इन सभी पर ये वीडियो में फुल डिटेल से आपको समझाया गया है। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर होगी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं वर्धन साम्राज्य से। तो वर्धन साम्राज्य में काफी इंपॉर्टेंट नाम आता है हर्षवर्धन का। तो जो हर्षवर्धन है ये 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था और शिलादित्य की इसने उपाधि धारण की। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेसर, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। फिर आता है इसका राजदरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्ष चरित्र की रचना की। और हर्षवर्धन भी काफी साहित्य में काफी रुचि रखता था। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। हवेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकिशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में परास्त किया। और इस बात का जो सबूत है वो कहां पर मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। फिर आगे आता है पाल वंश। तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की तथा इसकी राजधानी थी मुंगेर। और गोपाल बुद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। फिर देववन इस वंश का शक्तिशाली शासक था। देववन किस वंश का शक्तिशाली शासक था? पाल वंश का। जावा की शैलेंद्र वंशी शासक बालपित्र देव के अनुरोध पर देवता ने उसे नालंदा में एक बुद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने दान में दिए थे? जावा की शैलेंद्र वंशी शासक बालपित्र देव के अनुरोध पर देवता ने। फिर अगला वंश आता है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। काफी इंपॉर्टेंट है सिंह विष्णु। 575 से 600 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड था, जिसमें सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की और कांची को अपनी राजधानी बनाया। फिर महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के टाइम पीरियड में हुआ था? तो पल्लव वंश के टाइम पीरियड में। किसने करवाया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि नरसिंहवर्मन प्रथम किस वंश से रिलेट रखते हैं, यानी किस वंश से संबंध रखते हैं? तो नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के यहीं से उठेगा। फिर नेक्स्ट आता है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जो कांची के कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया। और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। ठीक है, यानी कि अपराजित नाम का जो शासक था वो पल्लव वंश का। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में की थी। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूट वंश में किया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। फिर आगे आता है ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर ध्रुव प्रथम ने प्रतिहार नरेश, वत्स्यराज, पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया और दोनों को धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूटों की जो राजधानी है वो है मनकीर या मान्यखेड़। इंद्र देवता के शासनकाल में इंद्र देवता जो राष्ट्रकूट वंश का शासक है उसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? किर्सन तृतीय। किर्सन तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूटों के टाइम पीरियड में ही एलोरा एवं एलिफेंटा जो गुफा मंदिर है महाराष्ट्र के अंदर है इनकी स्थापना की गई थी राष्ट्रकूटों ने। आगे आता है वातापी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक है वो पुलकिशन प्रथम है। महाकूट अभिलेख में उसके पूर्व दो शासकों जयसिंह तथा राणा राग के नाम से मिलते हैं और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वातापी के चालुक्य वंश का पुलकिशन द्वितीय। पुलकिशन द्वितीय ने दक्षिणा पथेश्वर तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा। और इसी ऐहोल अभिलेख के तहत पुलकिशन द्वितीय राजा हर्षवर्धन को परास्त करता है। फिर आता है जिनेंद्र। तो जिनेंद्र के मैगुती मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिनेंद्र के जो मैगुती मंदिर का निर्माण है वो पुलकिशन ने किया था। वातापीकोड की उपाधि किसने धारण की? वातापीकोड की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। फिर नेक्स्ट आता है चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलक द्वितीय ने की तथा तेलप द्वितीय की राजधानी क्या थी? मान्यखेड़। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी यानी कि कर्नाटक को राजधानी बनाया और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सशस्ट था। फिर आता है विल्हण और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सशस्ट के दरबार में रहते थे और मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने तथा विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हण ने की थी। विल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। फिर नेक्स्ट आता है चोल साम्राज्य। तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चोल साम्राज्य का उदय हुआ था दोबारा से। ये वो 9वीं से 12वीं शताब्दी वाला चोल है। ये पहले चोल आता था वो था संगम युग के अंदर चेर चोल और पांड्य। फिर ये सामंत बन जाते हैं और फिर इनका उदय होता है 9वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय और इनकी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर। उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने। आगे आता है राजराजा प्रथम। तो राजराजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका तथा मालदीव पर अधिकार कर लिया था। राजराजा प्रथम तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर के निर्माण करता थे। तंजौर में राजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर है वो किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम ने। फिर राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम के बंगाल अभियान के दौरान महिपाल को परास्त करके राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। आगे आता है कि राजेंद्र चौहान ने विशाल नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में विजय अभियान चलाया और चोल शासक अधिराजेंद्र एक जन विद्रोह के अंदर मारे गए। रामानुजु कोलतुंग प्रथम के समकालीन थे। रामानुज किसके समकालीन थे?
कुलोत्तुंग प्रथम की। फिर आता है चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक कहलाया और उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलों के स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है और स्थानीय सुशासन जो है वो चोल शासन की प्रमुख विशेषता है। स्थानीय सुशासन इनकी चोलों की क्या थी, प्रमुख विशेषता थी और इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख की जो रचना है वो किसके टाइम पीरियड में हुई थी, परांतक प्रथम के टाइम पीरियड के अंदर। फिर आता है चोल कालीन नटराज प्रतिमा चोल कला का सांस्कृतिक यानी कि एक अद्भुत नमूना माना जाता है चोल कालीन नटराज प्रतिमा को। आगे आता है राजपूत वंश। तो देखिए राजपूत वंश जो था उसमें 4-5 वंश आए और ये किसके सिद्धांत पर है, ये पृथ्वीराज रासो के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने। और उसमें बताया गया है कि अग्निकुल एक अग्निकुंड था जिससे प्रतिहार, चालुक्य, चौहान तथा परमार वंश की उत्पत्ति हुई। कहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से, ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से ये 4 वंश निकले थे। और ये बात कहाँ पर मिलती है, पृथ्वीराज रासो के अंदर, जिसके लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। तो एक एक करके आप प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार वंश को हम पढ़ लेते हैं। तो पहले आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र, परंतु नाग भट्ट प्रथम इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इस काल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, माहिर घोष। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। महेंद्रपाल तथा महिपाल ने राज्यशेखर को संरक्षण दिया, जिसने कुरुप मंजरी, काव्य मीमांसा तथा हरविलास की रचना की थी, महेंद्रपाल तथा महिपाल ने। आगे आता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन कहलाया, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। नेक्स्ट वंश आता है चहामान या चौहान वंश। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव ने। और इसकी राजधानी क्या थी, अजमेर के निकट थी शाकंभरी। शाकंभरी इनकी राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथारो भी कहते हैं इसे, इस वंश का अंतिम महान शासक था। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया तथा तराइन के दूसरे युद्ध में यानी कि 1192 में ये मोहम्मद गोरी से हार गए। फिर आता है परमार वंश। तो इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था भोज। भोज किस वंश का शासक था, परमार वंश का। और भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर आगे आता है चंदेल वंश। तो चंदेल वंश ननुक 831 ईस्वी के अंदर चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने की थी। कब, 831 ईस्वी में। ननुक ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया और धंगदेव के शासनकाल में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके टाइम पीरियड में हुआ था, धंगदेव के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट आता है सेन वंश। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने बंगाल में की और इनकी राजधानी क्या थी,
नदिया या वर्तमान में इसे लखनौती कहते हैं, ये सेन वंश की राजधानी थी। सेन शासक बलाल सेन ने कुलीन प्रथा चलाई और इसने दान सागर नामक पुस्तक की रचना की। किस पुस्तक की? दान सागर नामक पुस्तक की। फिर आता है लक्ष्मण सेन, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण सेन। फिर कुछ एक कश्मीर के राजवंश आते हैं। तो पहला देखिए, जो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन ने। कारकोट वंश के महान शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड। तो इसी ललितादित्य मुक्तापीड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य मुक्तापीड ने। और 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा ने कश्मीर पर शासन किया। दिद्धा किस वंश की रानी थी? उत्पल वंश की रानी थी। और दिद्धा ने कहां पर राज किया था? कश्मीर में। कब? 980 ईस्वी में। आगे आता है कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में अंतिम रूप से लोहार वंश के शासक जयसिंह का वर्णन मिलता है। और जो ये जयसिंह था, इसका टाइम पीरियड 1128 से 1155 ईस्वी था। इसका जयसिंह का वर्णन कहाँ पर मिलता है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हण की। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी ये गुप्तोत्तर काल के सभी वंश कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझाया गया है, एक बार जाके ज़रूर देखिए।